हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच और उसमें हमने 3 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ी हैं। सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन हमने पढ़ा है। आज हम आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट है हाइपरबली। कौन सी है? हाइपरबली। और ये फिगर ऑफ स्पीच में होता क्या है, इसको अतिशयोक्त बोलते हैं। इसमें बात बढ़ा चढ़ाकर या फिर घटाकर बताई जाती है। वास्तव में वास्तविकता इसमें प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो क्या है डिफिनेशन? इन हाइपरबली रियलिटी इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड। जो वास्तविकता है वह प्रकट नहीं होती है। ऑब्जेक्ट्स आर शोन। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाए जाते हैं मोर और लेस, या तो मोर बढ़ा करके और लेस या घटा करके, देन दे रियली आर, वास्तविकता की तुलना में। अर्थात वास्तविकता ना प्रकट करके या तो बढ़ाकर बताते हैं या फिर घटाकर बताते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड, या फिर केवल बैटल लगा दें कि युद्ध में खून की नदियां बह गईं। तो ये अतिशयोक्त क्यों है? क्योंकि अभी तक जो युद्ध हुआ है वो कुरुक्षेत्र का काफ़ी भयानक युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर भी खून की नदी नहीं बही, और ये कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में नदी नहीं बल्कि नदियाँ बह गईं। तो ये बात असंभव है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्त है। अगला एग्जाम्पल है सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। वह समुद्र कितने आंसू रोई। अगर यहाँ रोया जाए तो एक लोटा आंसू नहीं निकलेंगे, और वो इतना रोई कि समुद्र भर सके। तो यह भी बात बढ़ा चढ़ा कर है, इसीलिए ये हाइपरबोली का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है दे बिल्ड द नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। तो ये एग्जाम्पल है, एक पोएम थी हाई स्कूल में, द नेशन बिल्डर्स, वहाँ से आया है। दे बिल्ड द नेशन पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, कि वे जो बहादुर लोग थे वे राष्ट्र की नींव का गहराई से, या राष्ट्र के स्तंभ का गहराई से निर्माण करते हैं, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसे आकाश तक ऊंचा उठा देते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आकाश तक ऊंचा उठ सके, अतः यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसीलिए ये हाइपरबली का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अरब के समस्त परफ्यूम जो हैं वो इस छोटे से हाथ को नहीं महका सकते हैं। जो अरब का परफ्यूम है सऊदी अरेबिया का, वो काफ़ी वहाँ के फेमस हैं। अगर थोड़ा सा ही लगाया जाए तो हम लोगों का या आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी महकने लगेगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अरब के समस्त परफ्यूम डाल दिए जाएँ फिर भी ये छोटा सा हाथ नहीं महक सकता है। तो यहाँ पर उसकी वास्तविकता ना दिखाकर घटाकर दिखा रहे हैं, इसीलिए ये हाइपरबली का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है मिलिंदा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। मिलिंदा मुस्कुराई और संपूर्ण संसार जो है मोहित हो गया। तो एक मुस्कान से संपूर्ण संसार नहीं मोहित हो सकता है, यह बात बढ़ा चढ़ा कर है, इसीलिए हाइपरबली का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो हाइपरबली के एग्जाम्पल ये सारे हो गए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इतना बस याद रखेंगे, इसमें बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर बताते हैं, वास्तव में वास्तविकता कभी भी प्रकट नहीं की। अगली डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीमोरॉन की। कौन सी? ऑक्सीमोरॉन की। तो ऑक्सीमोरॉन में होता क्या है? यह विरोधाभास अलंकार है। इसमें होता क्या है कि इन ऑक्सीमोरॉन टू अपोजिट क्वालिटीज़, दो विरोधी गुण ऑफ अ थिंग, किसी एक वस्तु के, आर डिस्क्राइब्ड इन वन एंड द सेम स्टेटमेंट। उनका वर्णन किया जाता है एक में एंड द सेम स्टेटमेंट, एक ही कथन में। अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु की दो अपोजिट क्वालिटीज़ एक साथ एक समय पर बताई जाती हैं, तो वो ऑक्सीमोरॉन होता है। एग्जाम्पल क्या है? एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ है। तो ये ऑक्सीमोरॉन क्यों है? क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि कुछ भी ना होते हुए सब कुछ है, तो ये अपोजिट क्वालिटी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सब कुछ कहाँ से आ सकता है, और अगर सब कुछ है तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इसीलिए ये ऑक्सीमोरॉन है। अगला एग्जाम्पल है लाइफ इज़ बिटर स्वीट। जीवन जो है कड़वा और मीठा है, या फिर जीवन तीखा और मीठा है। तो जीवन में अर्थात यहाँ सुख और दुख दिया गया कि जीवन में सुख दुख तो आता है, लेकिन एक साथ एक समय पर दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, और यहाँ पर एक साथ एक समय के लिए लिया गया है, इसीलिए दो अपोजिट क्वालिटीज़ जुड़ गई लाइफ के साथ, तो ये ऑक्सीमोरॉन
हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है हिज रेगुलरली इरेगुलर, तो वह नियमित रूप से अनियमित है। तो अगर आप नियमित रूप से हो तो उसमें अनियमित नहीं आ सकता है, नियमित और अनियमित दोनों एक साथ हैं, इसीलिए ऑक्सीमोरॉन है। अगला एग्जाम्पल है सुधा इज़ द वाइजेस्ट फूल इन द वर्ल्ड, सुधा संसार में सबसे बुद्धिमान मूर्ख है। देखो बुद्धिमान भी दिया गया और मूर्ख भी दिया गया, और ये दोनों किसके लिए हैं? सुधा के लिए हैं, जबकि कोई इंसान या पर्सन बुद्धिमान और मूर्ख दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, इसीलिए ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। लास्ट एग्जाम्पल है इसका दोस्तों, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला हुआ रहस्य है। तो ये ऑक्सीमोरॉन कैसे है? कि रहस्य कभी भी खुला हुआ नहीं होता है, और यह खुला हुआ रहस्य है, यानी अपोजिट क्वालिटी है दो, इसीलिए ये ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। अगली फिगर ऑफ स्पीच है एपॉस्ट्रॉफी। कौन सी है? एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी में क्या होता है कि एन एपॉस्ट्रॉफी इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, इसमें सीधे संबोधित करते हैं, एड्रेस में संबोधित करते हैं टू द डेड, किसी मरे हुए को, टू द एब्सेंट किसी अनुपस्थित को, और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या फिर किसी व्यक्ति विशेष या फिर आइडिया या फिर विचार को इसमें प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल से याद रखेंगे नॉर्मल तरीके से कि एपॉस्ट्रॉफी जो होता है वो एपॉस्ट्रॉफी में सीधे संबोधित किया जाता है मरे हुए व्यक्ति को, अनुपस्थिति को या फिर व्यक्ति विशेष वस्तु को संबोधित किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? ओ ग्रेव वेयर इज़ दाई विक्ट्री, हे कब्र कहाँ है तुम्हारी विजय। यहाँ पर किसको संबोधित कर रहा है? ग्रेव। जो ग्रेव है वो अनुपस्थित है, तो इसे संबोधित किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा। ओ कैप्टन माई कैप्टन, हे कप्तान मेरे कप्तान। तो यहाँ पर ये कप्तान को संबोधित किया जाता है, तो व्यक्ति विशेष को संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये एपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिल्टन, ताउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, हे मिल्टन तुम इस समय भी मौजूद हो या जीवित हो। तो मिल्टन जो है जॉन मिल्टन थे, जिन्होंने पोएम लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो रिसेंटली प्रीवियस ईयर में बोर्ड में थी। तो उसमें मिल्टन को संबोधित किया जा रहा है, जबकि मिल्टन इस समय में मौजूद नहीं है, तो अनुपस्थित या मरे हुए इंसान को संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम। यह भी जो पोएम थी इसका नाम था लैमेंट, और इसको लिखा था पी.बी. शैली ने। उनकी पोएम से लाइन है ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, हे संसार हे जीवन हे समय। कवि अपनी वृद्धावस्था की एज में था अकॉर्डिंग टू पोएम, और वह उस समय के संसार को और अपने जीवन को और उस समय को संबोधित करता है, इसीलिए यहाँ पर ये एपॉस्ट्रॉफी बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये फिगर्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी जो बची हुई फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर में। इसका पहला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है, 3 उसमें पढ़े थे, और आज इस सेकेंड लेक्चर में पढ़ें। बाकी बची हुई फिगर्स ऑफ स्पीच हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।